ने के लिए है भाई। 21 मार्च आज तारीख है मेरे दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की पहली क्लास हम शुरू करने वाले हैं। एडवांस मैथ का बहुत ही प्यारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति क्लास 1 है। ये मेरा 3 साल पुराना फोटो है, अब तो मेरी शक्ल बदल गई इससे काफी। ठीक है भाई, लेकिन जोश जज्बा वही है, एक्सपीरियंस बढ़ गया है केवल। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको जी? कैरविल एप्लीकेशन पर ये एक लाइव बैच चल रहा है मेरे दोस्तों। ये इस चैप्टर की पहली क्लास है, मैंने पब्लिक फ्री करी हुई है, यूट्यूब पे भी ये क्लास चल रही है। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिन बच्चों ने 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, जो मैथमेटिक्स से पढ़ाई किए हैं या जिनका गणित अच्छा था बचपन में, उनके लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। और उनको मैं जो भी पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई, उनके लिए केवल एक रिवीजन की तरह होगा। लेकिन जो आर्ट वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, जिन्होंने कभी त्रिकोणमिति पढ़ाई नहीं है, उनके लिए चैप्टर एक सरदर्द की तरह है। लेकिन फिर भी मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि दोनों तरफ के बच्चे, दोनों टाइप के बच्चे जो है वो एक लेवल पे आके पढ़ पाएं, समझ पाएं, सीख पाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एडवांस मैथ का चैप्टर है। ये बैंकिंग के पेपर में, स्टेट एग्जाम में, पुलिस के, टीचिंग के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, एसएससी वगैरह में और सीरियस डिफेंस के पेपर में ही आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको सारा सिलेबस वही पढ़ना है जो आपने 10वीं की बोर्ड की क्लास में पढ़ा था। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे ना त्रिकोणमिति, वही त्रिकोणमिति हमको यहां पर दोबारा से पढ़नी है। बस अप्रोच बदल जाएगी। पहले जो है हम बहुत लंबा लंबा फॉर्मूला लगा के डिटेल में सॉल्व करते थे, अब हमको कम से कम लिख के जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। बस यही रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे सभी लोग। अगर मैं इस चैप्टर के एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो भाई जितने प्री के पेपर होते हैं उनमें 25 सवाल आते हैं, और 25 सवाल में मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति से 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के होंगे प्री के पेपर में, चाहे आप सीजल का पेपर दें, चाहे सीएक्सएल का पेपर दें, चाहे आप सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दें। उसके बाद जो हमारा सीपीओ का पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो अब तो प्री के बाद मेंस भी होने लगा है। सीजल में भी मेंस होता है, सीएचएसएल में भी मेंस होता है, 30 क्वेश्चन का मेंस होता है। तो 30 क्वेश्चंस में से आपके 2 से 3 सवाल त्रिकोणमिति के आते हैं। ठीक है, मैं वेटेज की बात बता रहा हूं। जो हमारा सीडीएस का पेपर है, डिफेंस का जो पेपर है मेरे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सीडीएस क्रैक किए हुए हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में, और उसमें मेरे दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के होते हैं। सीधे सीधे हमेशा 10 से 12 सवाल त्रिकोणमिति के पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का वेटेज है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि हमको 10th क्लास का सारा त्रिकोणमिति यहां पर दोबारा से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल दोबारा से पढ़ना है। ओके, ठीक है भैया। तो इसका एग्जाम में वेटेज काफी ज्यादा है, तो बहुत प्यार से, ढंग से, धीरे 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 आपको जो है यहां पर समझना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। देखो ये जो सारा का सारा चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये एक ही त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये एक ही त्रिभुज के सहारे बनाया गया है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर हम इसको कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। मेरे प्यारे भाई, आपके सामने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है मेरे प्यारे भाई। इसमें ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों 90 डिग्री का कोण। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों कितने डिग्री का है? ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसे त्रिभुज को कहते हैं मेरे प्यारे भाई जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है ना, मतलब इस त्रिभुज से पूरी मैथ की एक नई ब्रांच शुरू हो गई, उसको नाम दिया गया त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, एक बात ये समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मैं अगर आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बचेगा। बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का योग 90 डिग्री बचेगा। 90 जमा 90 180। अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछूं कि ये वाला कोण 48 डिग्री का है, तो आप हमें ये बताओ कि ये वाला कोण कितने डिग्री का बचेगा? फिर ये वाला कोण कितने डिग्री का बचेगा? आप में से हर कोई बच्चे बात जानता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो बाकी दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। बच्चों अगर ये 48 है तो ये कितना बचेगा? 90 में से 48 आपको घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री में से 48 आपको घटाना पड़ेगा। 90 में से 48 घटाने पर बच्चों कितना आएगा? 42 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है मेरे दोस्तों 42 डिग्री का होगा, 42 डिग्री का होगा। बात समझ में आई? यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट एंगल, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है अगर कोई कोण 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटे कोण को एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो ये 48 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी बचे दो जो कोण है वो हमेशा ही 90 डिग्री से छोटे होंगे, उनको हम एक्यूट एंगल या फिर हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। तो बच्चों आपके सामने मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये कोण ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो बच्चों आप मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? बताइए जल्दी से। हमने बड़ी छोटी सी बात आपसे पूछी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज या राइट एंगल कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री है बच्चों, माना ये वाला कोण थीटा है
ये वाला कोण थीटा है, तो बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योगफल है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों को जोड़ के भी 90 आना चाहिए, तभी तो 90 जमा 90 180 होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा। अब आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है मेरे प्यारे। मैं इस वाले कोण के लिए बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस वाले कोण थीटा के लिए, मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई इस वाले कोण थीटा के लिए। मैं थीटा के बारे में जिक्र करूंगा, थीटा के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है। ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं कर्ण, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को यानी कि इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। और मजे की बात यह है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको एच से निर्देशित करते हैं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में ये हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। मैं बात कर रहा हूं इस कोण थीटा के लिए मेरे दोस्तों। तो इस कोण थीटा के लिए ये एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण थीटा है, न्यून कोण थीटा है। तो इस न्यून कोण, इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए, इस न्यून कोण थीटा के लिए इसके सामने वाली जो भुजा है मेरे दोस्तों वो हमेशा परपेंडिकुलर या लंब होती है। इस वाले कोण के लिए इसके जो सामने वाली भुजा है वो परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब कहलाती है, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। इस वाले कोण थीटा के लिए जस्ट सामने वाली जो भुजा है, इस कोण थीटा के लिए उसके सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा परपेंडिकुलर या लंब कहलाती है, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको हम पी से डिनोट करते हैं। चलिए, थीटा से सटी हुई जो साइड है, जो बिल्कुल थीटा से सटी हुई भुजा है, जो थीटा से बिल्कुल चुपकी हुई है, पर 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हो गया, इसका तो जिक्र ही खत्म हो गया। जो इस थीटा से चुपकी हुई जो साइड है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। कि ये थीटा के लिए मेरे दोस्तों बेस है, आधार हिंदी में कहते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, किसी को कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो समझने की बात यह है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेनस कर्ण होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर हम इस वाले कोण थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कोण थीटा के लिए इसके सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा लंब कहलाती है। इस कोण थीटा के लिए मेरे दोस्तों सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लंब कहलाती है। थीटा से जो सटी हुई साइड है वो बेस आधार कहलाती है। ऐसा अपने मन में बिल्कुल मत बिठाना कि ये भुजा नीचे है तो ये बेस हो जाएगी और ये भुजा मेरे दोस्तों खड़ी है तो ये लंब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं इस प्रकार से, मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इतनी बात क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होती है, बात क्लियर है। लेकिन बच्चों अगर मैं इस वाले न्यून कोण की बात करता हूं, अगर मैं इस एक्यूट एंगल की बात करूं, इस वाले न्यून कोण की बात करूं, मैं अगर इस वाले कोण की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, इस वाले कोण अल्फा के लिए, इस कोण अल्फा के लिए लंब क्या होगा? इस कोण अल्फा के लिए लंब क्या होगा? तो इस कोण अल्फा के लिए सामने वाली जो भुजा है ये लंब होगी मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। हम जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके लिए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, उससे सटी हुई भुजा बेस होती है। तो इस कोण अल्फा के लिए उसके सामने वाली भुजा मेरे प्यारे भाई ये लंब होगी, और इस अल्फा से जुड़ी हुई, इस अल्फा से जुड़ी हुई ये वाली भुजा जो है मेरे दोस्तों ये बेस होगी, ये बेस होगी। तभी को समझ में आया? तो अपने मन से डाउट ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि नीचे लिखा हुआ, नीचे पड़ा हुआ है तो इसको आधार कहेंगे, ये खड़ा है तो इसको लंब कहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम इस कोण थीटा के लिए बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये बेस होगी। लेकिन अगर मैं इस कोण अल्फा के लिए बात करूंगा तो अल्फा के जस्ट सामने वाली जो भुजा है लंब होगी, और अल्फा से सटी हुई जो भुजा है ये बेस यानी कि आधार होगी। समझ में आया? ये बेसिक है। मुझे लग रहा है आपको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण क्या होता है, यही समझाया मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं बताया। लंब आधार कर्ण मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक बहुत फेमस थ्योरम होती है जो हर बच्चे को बचपन से बुढ़ापे तक मार मार के पढ़ाई जाती है। बताओ कौन सी थ्योरम है ऐसी? समकोण त्रिभुज में एक ऐसी पॉपुलर थ्योरम है, बहुत पॉपुलर थ्योरम, जो बचपन में बच्चों को मार मार के पढ़ाई जाती है। समकोण त्रिभुज उस थ्योरम के बिना अधूरा सा है। हर बच्चे को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब तक वो पूरी पढ़ाई उसकी खत्म नहीं होती, हर जगह वो थ्योरम आती है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी थ्योरम है ऐसी? बहुत सही, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही। तो आगे आपके सामने मेरे दोस्तों वही अगला कांसेप्ट आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला जो कोण है भाई साहब, ये कोण 90 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का है बच्चों? ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है, उन्हीं के सम्मान में इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है कर्ण, हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हाइपोटेनस का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है, बाकी जो दो भुजाएं हैं परपेंडिकुलर, बेस, लंब और आधार, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना? हाइपोटेनस का वर्ग बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आई बच्चों? क्या आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आई, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हाइपोटेनस का जो वर्ग होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है किसी भी समकोण त्रिभुज में, चाहे वो कैसा भी हो, रंग रूप उसका कैसा भी हो। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे लंब का मान पूछूं तो कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिएगा।
देखो अगर बच्चों में यहाँ से पी स्क्वायर आपसे निकालने के लिए कहूँ तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ सर ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर ये हो जाएगा। मैं दोनों तरफ से अंडर रूट अगर मैं लूंगा तो पावर 2 हट जाएगी, दोनों तरफ से अंडर रूट लूंगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। यानी कि अगर आपको समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दे रखी हैं, कोई भी दो भुजाएं आपको दी हुई हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। बच्चों अगर मैं आपको यहाँ से बेस की वैल्यू निकालने के लिए कहूँ कि बेस की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ, तो मेरे प्यार भी पी स्क्वायर उधर चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर आएगा। आपको बेस का मान निकालना है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, इसका अंडर रूट। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बच्चों अगर आपको दो भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहां पे तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलें। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर हमको यहां पर कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल धीरे 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 मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक से। देखो मेरा ना त्रिकोणमिति का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, 3 साल पुराना लेक्चर है, ये स्लाइड भी काफी साल पुरानी है। उस लेक्चर को आप देखना, उस लेक्चर में मेरी जो स्पीड थी मैंने उस स्पीड को 5 गुना धीरे कर दिया है, पता है? 5 गुना धीरे, 5 गुना धीरे कर दिया है। जो बात मैंने अभी तक आपको 20 मिनट में पढ़ाई है ना, उस लेक्चर में मैंने ये बात 3 मिनट में पढ़ा रखी है, 3-4 मिनट में। देखना, आप सर्च करना ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 गगन से यूट्यूब पे। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं स्लो हो गया हूं बेटा, मैं तो और खूंखार हो गया हूं, बालक स्लो हो गए बालक बहुत स्लो, बहुत बेकार बालक हो गए भाई। मतलब हम ये कहते हैं ना कि देश के नेता बहुत खराब हैं, गंदे हैं, अधिकारी बहुत खराब हैं, भाई स्टूडेंट से ज्यादा लीचा नहीं कोई। रील देख देख के उनकी सोचने समझने की क्षमता इतनी खराब हो चुकी है, इतने स्लो हो चुके हैं, उनका पेशेंस इतना खराब हो चुका है, दिल के इतने कमजोर, मतलब कोई थोड़ी सी डांट भी लगाओ तो रोने लगते हैं। बहुत बिल्कुल बेकार बालक, एकदम घटिया। क्योंकि जब से रील्स वाला फीचर आया ना, बच्चे का फोकस बहुत खराब हो गया है, वो 1 मिनट से ज्यादा कुछ देख ही नहीं सकता। सच्ची में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बच्चों का जो है अटेंशन पावर बहुत कम हो रही, बहुत वीक हो गई है। इसलिए जिस बात को समझाने में पहले हमको 3-4 मिनट लगते थे, आज हमको उस बात को समझाने में 15 मिनट लगते हैं। उसमें बच्चे बेसिक मांगते हैं। अब बताओ इसमें क्या बेसिक पढ़ा है बताइए? चलिए समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अब मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछूंगा। चलिए जैसे स्टूडेंट, मेरा सवाल आपसे ये है, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 3 है, ये 4 है। तो आप मुझे बताओ ये इसका हाइपोटेनस कितना होगा? जल्दी से जवाब दो, फटाफट बताएं। ये 3 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 है। तो मेरा सवाल ये है मेरे प्यारे भाई कि इसका हाइपोटेनस यानी कि इसका कर्ण क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी से आप क्या करोगे बेटा? यहां लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम। जैसे मुझे इसका कर्ण निकालना है, हमें इसका कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसा आएगा मेरे प्यारे भाई? पाइथागोरस लगाओगे थ्योरम तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 9 + 16 25। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 + 16 25। तो 25 का वर्ग 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस हाइपोटेनस कर्ण की लंबाई कितनी आ गई बेटे? 5 सेंटीमीटर आ गई। आगे की नहीं आगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है। बच्चों ये भुजा 13 सेंटीमीटर है, ये भुजा 12 है। तो आप हमें ये बताएं कि ये वाली भुजा कितनी होगी? ये भुजा कितनी होगी? जल्दी से आप मुझे बताएं, ये भुजा कितनी होगी? फटाफट बताइएगा बच्चों, ये भुजा कितनी होगी? 13 है, ये 12 है। तो आप कैसे निकालोगे? हमने अभी पढ़ाया कि समकोण त्रिभुज में अगर आपको दो भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। हमको ये भुजा निकालनी है, तो इसका वर्ग क्या आएगा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क का वर्ग क्या आएगा मेरे प्यारे? जल्दी से बताइएगा। हाइपोटेनस में से 13 स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे। अब 13 का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों 169, 13 का वर्ग 169, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? अंडर रूट लेंगे 5। तो पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने यहां से लगाया तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे भाई क्या आ गई? 5 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ में आई? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आसान सी बात है। तो बेटे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पे आपको मैंने दो चीज दिखाई। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, 3, 4 और 5। और ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। जिसकी भुजाएं कितनी है? 5, 12 और 13। 13 क्या है? सबसे बड़ी भुजाएं हाइपोटेनस से कर्ण। यानी कि मेरे दोस्तों ये ऐसे समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इंटीजर है, पूर्णांक है। जिसकी जो भुजाएं है मेरे दोस्तों वो इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। पूर्णांक आप समझते हैं जो दशमलव वगैरह में या रूट में ना हो, इसमें दशमलव या अंडर रूट ना हो। 1, 2, 3, 4 ये जो गिनती होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में दशमलव नहीं आता, अंडर रूट नहीं आता, इनको पूर्णांक बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो 3, 4, 5, 5, 12, 13 ऐसे समकोण त्रिभुज की पूर्णांक भुजाएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। 3, 4, 5 और 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और पूर्णांक भी है मेरे दोस्तों, इंटीजर साइड्स हैं, इंटीजर साइड्स। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। अगर मुझको पहले से ये याद होता, अगर मुझको पहले से याद होता कि 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज है तो क्या मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ती? नहीं जरूरत पड़ती। अगर मुझे पहले से याद होता कि भाई 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं तो मैं सीधा लिख देता कि 3 है, ये 4 है, कितना होगा? 5। अगर मुझे पहले से पता होता कि 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं,
जिसमें 13 सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, ये 12 है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए मैं सीधा लिख देता 5, मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो मेरे प्यारे भाई, समकोण त्रिभुज की इंटीजर साइड, ऐसी इंटीजर साइड्स, ऐसी पूर्णांक भुजाएं जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाती हैं, हम उनको पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे बच्चों, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब ऐसी इंटीजर साइड, ऐसी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हो, ऐसी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसी धनात्मक भुजाएं जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करते हो और एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक समकोण त्रिभुज बनाते हो, हम उन्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं, हम उन्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। सब लोग कॉपी में उतार लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई 3 4 5, एग्जांपल के लिए 3 4 5, 3 4 5 ऐसी 3 पॉजिटिव भुजाएं हैं, 3 4 5 ऐसी 3 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऐसी 3 पॉजिटिव पूर्णांक हैं जो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाता हूं जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएगा। और 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हमेशा 5 के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट धनात्मक पूर्णांक का एक ऐसा सेट है जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर नियम में फिट बैठता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करता है और एक राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज बनाता है। मतलब ऐसी 3 भुजाएं जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करें और एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ऐसी 3 पूर्णांक भुजाओं को, ऐसी 3 इंटीजर साइड्स को हम एक पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल है 3 4 5। दूसरा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया 5 12 13। 5 12 13 को देखते ही तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज है। 5 12 13 भुजाओं से अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि 5 12 13 जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग हमेशा ही 13 के वर्ग के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब आप कहोगे सर इनका फायदा क्या है, हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, इनको याद रखने का फायदा क्या है। देखो बच्चों, अगर आपको ये वैल्यू ट्रिपलेट पहले से याद रहेंगे तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी और आप जल्दी जल्दी खटाखट सवालों में कैलकुलेशन कर पाओगे। तो मेरे दोस्तों, आपको बहुत सारी ऐसी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी जिससे आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम ना लगानी पड़े और आप जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों कैलकुलेशन कर पाएं। ठीक है भाई, पाइथागोरन ट्रिपलेट मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ऐसी 3 पॉजिटिव वैल्यूज, ऐसी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो पाइथागोरस थ्योरम के इस नियम को संतुष्ट करते हैं, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर और एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हम उन्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए 3 4 5 5 12 13, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्योंकि ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करेंगे और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं जो आपको पहले से याद होने चाहिए। अगर आपको पहले से याद होंगे मेरे प्यारे भाई तो एग्जाम में आपका समय बचेगा बार बार कैलकुलेशन करने का, आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सेकंड्स में निकाल पाओगे भुजाएं। ठीक है, जैसे आप अपनी कॉपी में उतार लो मेरे दोस्तों, सबसे पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, सबसे पहला ट्रिपलेट है मेरे प्यारे भाई 3 4 5। फिर अगला है 5 12 13, अगला है बेटा 5 12 13, ये दोनों मैंने आपको समझा भी दिए हैं। उसके बाद अगला है 7 24 25, 7 24 25। उसके बाद अगला है 8 15 17, 7 24 25। फिर अगला है बेटा 8 15 17, 7 24 25, अगला है 8 15 17। फिर अगला क्या है बच्चों, अगला है 9 40 41, 9 40 41, 11 60 61, 9 40 41, 11 60 61। आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं, हम इतने सवाल प्रैक्टिस करेंगे, हम इनको इतनी बार देख लेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बैठ के इसको केमिस्ट्री की टेबल की तरह याद करो, नहीं करना पड़ेगा। हम इतने सवाल इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इतनी बार हम इससे गो थ्रू होंगे कि अपने आप याद हो जाएंगे। ये त्रिकोणमिति में भी आता है, ये ज्यामिति में भी आता है, ये मेंसुरेशन में भी आता है। ठीक है ना, 9 40 41, 11 60 61। फिर आगे आएगा बच्चों 12 35 37, 12 35 37, 13 84 85, 13 84 85, 13 84 85। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 16 63 65, 16 63 65, 16 63 65, 20 21 29, 16 63 65, 16 63 और 65। आगे है बच्चों 20 21 और 29, 20 21 29। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी किए होते ना, अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी किए होते तो मैं केवल आपको इतनी ही चीज पढ़ाता, मैं केवल आपको इतना ही याद करने के लिए बोलता कि 5 साल पहले मेरे दोस्तों इतना कंपटीशन ही नहीं था, इतने सोर्स ही नहीं थे ना, इतने ज्यादा सवाल बनाने पड़ते थे। आज से 7 8 साल पहले जाएं तो पेपर ऑफलाइन होता था, और जब पेपर होता था ऑफलाइन तो 3 शिफ्ट में पेपर होता था। एक शिफ्ट में आते 25 सवाल, 3 शिफ्ट में आते थे 75 सवाल, 75 सवाल में पूरे भारत का, पूरे सीजीएल का पेपर हो जाता था। आज पेपर है ऑनलाइन, आज वही बनती है 40 शिफ्ट। एक शिफ्ट में तो पेपर हो नहीं सकता, कंप्यूटर चाहिए ऑनलाइन पेपर कराने के लिए। एक शिफ्ट में 25 सवाल, तो 40 शिफ्ट में मोटा मोटी 1000 सवाल बनते हैं। तो जहां पहले 75 सवाल में काम चल जाता था एग्जामिनर का, 75 सवाल ही नए बनाने पड़ते थे, आज वही सेम पेपर कराने के लिए एग्जामिनर को 1000 नए सवाल बनाने पड़ते हैं। तो जब सवाल नए बनाने पड़ रहे हैं और वो बार बार इन्हीं ट्रिपलेट को देता रहेगा तो बताओ चीजें रिपीट नहीं होने लगेंगी भाई। अगर बार बार इन्हीं पे सवाल बनाता रहेगा तो बेटा एक ही साल में एक ही सवाल एक जैसे डल जाएंगे। तो क्या हो गया कि जब सवाल ज्यादा बनाने पड़े एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर को अपना दायरा भी बढ़ाना पड़ा। ठीक है ना, एग्जामिनर को अपना विकास भी करना पड़ा। इसलिए मेरे दोस्तों हमको इनसे इस सोच से आगे भी बढ़ना पड़ा। तो आगे के ट्रिपलेट मेरे दोस्तों अभी नई नई जो है जब है, गलत टाइम पे पैदा हुए मेरे दोस्तों। आप 5 साल पहले नौकरी लगना आसान था। अब जैसे अगर आप आज से सपोज 5 साल बाद तैयारी करो, खुद से निकालना पिकालना नहीं है धीरज कुमार, याद करना, निकालने का टाइम ना है बेटा। पेपर में ये निकालने पिकालने का टाइम ना है, निकालना नहीं है, याद करना है, तुरंत लिखना, तुरंत निकालने में तो 2 मिनट जाएगा, 20 सेकंड जाएगा निकालने में, तो 20 सेकंड होता ही नहीं है पेपर में। ठीक है भाई, हमको मेरे दोस्तों इसके आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। 28 45 53, 28 45 53 काफी फेमस ट्रिपलेट है। 28 45 53,
28 45 53, 28 45 53। फिर आगे बच्चों 33 56 65, 33 56 65, 28 45 53, 28 45 53। फिर आगे है 33 56 65, 28 45 53, 33 56 65। फिर आगे 36 77 85, 36 77 85, 36 77 85, 36 77 85 और 39 80 89, 39, ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, ये 39 80 89 बहुत सवाल आ रहे हैं। 39 80 89, 39 80 89 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देखो ये स्लाइड भी 3 साल पुरानी है बेटा, इन 3 सालों में और भी नए ट्रिपलेट आ गए हैं। एक तो है मेरे दोस्तों 65 72 97, ध्यान रखिएगा 65 72 97, 65 72 97, 65 72 97, 65 72 97 और है 20 99 101, 20 99 101, 65 72 97 और 20 99 101, 65 72 97, 20 99 101 और सबसे आखिर में है 48 55 73, 48 55 73, 48 55 73, 48 55 73, 48 55 73, 48 55 73, 48 55 73 मेरे दोस्तों। तो ये जो ट्रिपलेट है मेरे प्यारे भाई, मैंने जो लिखे हैं 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याओं के भी ट्रिपलेट होते हैं ना, 3 अंकों की संख्याओं के भी ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन उतने हाई लेवल तक एग्जामिनर नहीं जाएगा ना, आपको उनको याद करने की जरूरत है। 2 अंकों की संख्याओं में यही ट्रिपलेट है सीमित, यही आपको याद रखने हैं, इनसे ज्यादा बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। कॉपी में उतार लो मेरे दोस्तों, कॉपी में उतार लो। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53। ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, जो मैं बता दे रहा हूँ आज के दुनिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 28 45 53, 39 80 89, 39 80 89, 48 55 73, 48 55 73, 36 77 85, 65 72 97, ये ट्रिपलेट है मेरे प्यारे भाई, आपको याद रखना। मतलब ये समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्रायंगल की ऐसी भुजाएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ये ऐसी इंटीजर वैल्यू हैं, ऐसी पूर्णांक भुजाएं हैं जो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं और पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। इनको याद रखने का फायदा क्या है अभी बताते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इनको याद रखने का फायदा क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 7 है, ये 7 है, ये 90 डिग्री है, ये 24 है, ये 24 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा जल्दी से। ये 7 है, ये 24 है मेरे दोस्तों, ये कितना होगा जल्दी से बताओ बेटे। अगर आप ये भुजा निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये भुजा निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा, 20 सेकंड तो लगेगा, लेकिन पेपर में 20 सेकंड का समय है ही नहीं हमारे पास, पेपर में बहुत कम समय होता है, इसलिए हमको ये याद करना पड़ता है कि 20 सेकंड का काम 1 सेकंड में हो, ठीक है। तो बेटे देखो ये दिखाई दे रहा है आपको 7 24, ये 25 क्या है, देखो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी। 25 क्या है मेरे प्यारे, 25, ये 25 मेरे दोस्तों सबसे बड़ी भुजा है। 7 24 तो सबसे बड़ी भुजा मेरे दोस्तों कर्ण कितना आ जाएगा, 25। क्लियर है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। अब जैसे हम आपसे ये पूछने लगे मेरे प्यारे भाई, ये बताओ ये 37 है, ये 35 है, आप हमें बताओ मेरे दोस्तों कि ये वाली भुजा कितनी होगी, जल्दी से ये भुजा कितनी होगी, ये भुजा मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी। 37 है, ये 35 है, आप हमें जवाब देंगे बच्चों कि ये वाली भुजा कितनी होगी। तो आपकी बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। तो 37 देख के ये 37 12 35 37 एक ही ट्रिपलेट मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी भुजा 37 है, एक भुजा 35 है, तो तीसरी भुजा क्या बची फिर 12। तीसरी भुजा मेरे दोस्तों कितनी बची, 12। ये वाली भुजा 12 है। समझ में आया बच्चों? यहां तक किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ? हाँ जी, आप बोलो नहीं सर बिल्कुल बहुत सही, मजा आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बच्चों। मैं आपसे पूछता हूं कि ये भुजा 89 है, ये 30 है, आप मुझे बताओ ये भुजा मेरे दोस्तों कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, जल्दी से बताओ कितनी होगी। अब आपको फायदा नजर आ रहा है मेरे दोस्तों यहां पे ट्रिपलेट याद रखने का, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे टाइम लगेगा मेरे दोस्तों, याद रहेगा तो 1 सेकंड में कर पाओगे। तो देखो 89 को देख के मेरे प्यारे भाई यहां पर एक ही ट्रिपलेट मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला 89, ये 89 है मेरे प्यारे भाई। अभी सॉरी मैंने 30 गलत लिख दिया, 39 है, 39 है, ये 39 है। 89 एक भुजा 39 दी हुई, तो तीसरी भुजा क्या बची, तीसरी भुजा बची मेरे दोस्तों 80। तो ये वाली जो भुजा है मेरे दोस्तों 80 हो जाएगी, 80। ये वाली भुजा जो है ये 80 हो जाएगी। क्लियर है, सभी को ध्यान रहेगा मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर सभी को ध्यान रहेगा, और आप समझ पाए कि भाई इंटरप्लेट का फायदा क्या है। अच्छा जी, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, और आप खुद ही विजुलाइज कर पाओगे इस चीज को। भाई आपको बात अच्छी तरीके से पता है, मैंने पढ़ा भी दी कि जैसे 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी हर भुजा को दुगुना कर दूं, अगर मैं इसकी हर भुजा को दुगुना कर दूं तो बताओ क्या आ जाएगा? भाई 3 का दुगुना करूंगा तो 6 हो जाएगा, 4 का दुगुना करूंगा, अगर मैं इसकी हर भुजा को दुगुना कर दूं, 3 का दुगुना करूंगा तो 6 हो जाएगा, 4 का दुगुना करूंगा तो 8 हो जाएगा, 5 का दुगुना करूंगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी हर भुजा को दुगुना कर दूं, दुगुना हर भुजा को दुगुना कर दूं, तो समकोण त्रिभुज की हर भुजा को दुगुना कर दूंगा तो देखो समकोण त्रिभुज भी ऐसे बन जाएगा। दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई आपको? मैंने इसकी हर भुजा को दुगुना कर दिया, 3 का भी मैंने दुगुना कर दिया 6, मैंने 4 का भी दुगुना कर दिया 8, बच्चों मैंने 5 का भी दुगुना कर दिया 10। ये अभी भी समकोण त्रिभुज रहेगा, बस यहाँ पे हर भुजा दुगनी तो हो गई, हर साइड दुगनी तो होगी बेटा। देखो इसको खींच कर डबल कर दिया, जैसे गुब्बारा है ना, गुब्बारे को फुला के डबल कर दिया है ना, गुब्बारे में हवा भर के डबल कर दिया, लेकिन गुब्बारा रहेगा तो वैसा ही देखने में। तो 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है, मैंने इसकी भुजा को डबल कर दिया तो 6 8 10, ये भी तो समकोण त्रिभुज ही रहेगा,
ये भी तो ट्रिपलेट ही बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी ट्रिपलेट ही बनेगा। अगला कंसेप्ट ये बनता है मेरे प्यारे भाई कि ट्रिपलेट को, किसी भी ट्रिपलेट को अगर आप किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे, अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे, अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। समझ में आया? अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। तो ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा ये जो आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इनको हम बोलते हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। बेस यही है, अगर मैं इनमें किसी नंबर से गुणा भी कर दूंगा ना मेरे दोस्तों, गुणा भी, तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, तो भी वो समकोण त्रिभुज ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। एग्जांपल अभी दिखाता हूं बच्चों में आपको। जैसे बच्चे, हमको पता है कि 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है, ये है बेसिक ट्रिपलेट। 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर मैं इसकी हर भुजा को डबल कर दूं, अगर मैं इसकी हर भुजा को डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 8 10। 6 8 10 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसकी हर भुजा को 3 गुना कर दूं, 3 गुना कर देते, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये भी मेरे प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज ही रहेगा, ये भी ट्रिपलेट ही रहेगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। 9 12 15 भी ट्रिपलेट ही रहेगा। अगर आप गौर से देखो तो 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होता है 15 का वर्ग। 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 का वर्ग 225 आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं मेरे प्यारे, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये भी ट्रिपलेट ही होगा, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी 12 16 20। बात को समझे? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझे, मजा आ गया। अगर बेटे मैं इसका 5 गुना कर दूं, 5 गुना में इसमें 5 से गुणा कर दूं तो भी ट्रिपलेट ही रहेगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25 25, ये भी ट्रिपलेट ही रहेगा। तो बेटा ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो इसी से पैदा हुए हैं। याद क्या रखना है आपको? 3 4 5। 3 4 5, 3 4 5 क्या है? एक बेसिक ट्रिपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट। ये 3 4 5 को 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 3 4 5 में आप रूट 7 से गुणा कर दो, रूट 7 से गुणा कर दो 3 4 5 में, तो 3 रूट 7, 4 रूट 7, 5 रूट 7, ये भी ट्रिपलेट ही रहेगा, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं रहेंगी, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इनको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों ड्राइव्ड ट्रिपलेट, यानी कि बेसिक ट्रिपलेट से पैदा हुई चीज है ये। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे तो भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा, तो भी वो समकोण त्रिभुज बनाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ बच्चे जो कह रहे थे ना कि सर 6 8 10 तो लिखा ही नहीं आपने, 6 8 10 अलग से नहीं होता मेरे प्यारे भाई। किसी भी नंबर से गुणा करो, आधे से, दशमलव से, रूट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करेंगे तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। ठीक है भैया? अब देखिए इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, सब लोग प्यार से समझिएगा। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये भुजा है 24, ये 45 है, तो आप मुझे बताओ ये भुजा कितनी होगी? जल्दी से, ये सवाल आ गया आपके सामने। बेटा 24 है 45 है, तो मेरा सवाल है कि बताइए भुजा कितनी होगी? जल्दी से बताओ। ये 24 से 45 है, आप कहोगे सर ये तो आपने कोई ट्रिपलेट लिखवाया ही नहीं, ये भुजा 24 से 45 है तो कितनी होगी? तो आप क्या करो, आप 24 45 का अनुपात ले लिया करो। 24 45 का रेशियो ले लो। किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 3 से कट रहा है। ये 24 45 किससे भाग हो रहा है? 3 से भाग हो रहा है। 3 से कितनी बार कट रहा है? 24 8 बार। 3 से 45 कितनी बार कट रहा है? 15 बार। तो मेरे दोस्तों मैं देखती समझ गया, ये 3 से, आप ये दोनों नंबर किससे भाग हो रहे हैं? 3 से। ये दोनों नंबर 3 से भाग हो रहे हैं। 3 से कितनी बार कट रहा है? 24 8 बार। 45 कितनी बार कट रहा है? 15 बार। यानी कि यहाँ 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है, 8 15 17 का ट्रिपलेट। बस यहाँ पे 3 गुना है, 8 का 3 गुना 24, 15 का 3 गुना 45, तो यहाँ भी 17 का 3 गुना आएगा, 17 का 3 गुना आएगा 51, तो भुजा 51 होगी। यहाँ भी 17 का 3 गुना ही आएगा 51। 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है मेरे दोस्तों, बस यहाँ पे 3 गुना लिख दिया, 3 या 24, 15 या 45, तो यहाँ भी 17 का 3 गुना आएगा 51। समझ में आया? परपेंडिकुलर बेस किसे, अरे अभी भूल जाओ आकाश वो चीज, अभी परपेंडिकुलर बेस की बात नहीं चल रही यहाँ पे। ओके क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आसानी से, ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये भुजा 12.5 है, ये भुजा 30 है, तो आप मुझे बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? जल्दी से जवाब देंगे। ये भुजा 12.5 है, ये 30 है, ये भुजा कितनी होगी? बताएं। 12.5 है, ये 30 है, तो ये भुजा कितनी होगी? वही आप कभी सर आपने तो कोई ट्रिपलेट पढ़ा ही नहीं, तो आप मुझे बताइए 12.5 और ये 30 किस नंबर से कट रहा है? 12.5 और 30 आप मुझे बताओ किस नंबर से भाग हो रहा है? 2.5 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 2.5 से, 2.5 से कट रहा है 2.5 से। देखो 5 से तो कटेगा नहीं, दशमलव 2.5 से कट रहा है, 2.5 से कट रहा है, ये 5 बार, 2.5 पंजे, और 2.5 से कट रहा है मेरे दोस्तों 12 बार। यानी कि मेरे दोस्तों ये 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट। बस यहाँ पे 2.5 गुना कर दिया है ना भाई। ये 2.5 से कट रहा है, अगर मैं इसको 2.5 से काट लूं तो 5 बार जाएगा, 2.5 से काटूं तो 12 बार जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस 2.5 गुना लिखा हुआ है। 5 का 2.5 गुना 12.5 है, 12 का 2.5 गुना 30 है, तो ये भी 13 का 2.5 गुना होना चाहिए। यहाँ भी 13 का 2.5 गुना होना चाहिए मेरे दोस्तों। कितना आएगा? तो 13 दूनी 26, फिर 13 का आधा 6.5, 26 में 6.5 जोड़ेंगे 32.5। तो ये वाली जो भुजा है मेरे दोस्तों 32.5 आएगी, 32.5। मजा आया? हाँ जी क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, बहुत आसान और सिंपल सी बात है यहाँ पर, बहुत आसान, ठीक है ना? चलिए अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये भुजा है 2.4√3, ये भुजा 2.4√3 है, ये भुजा 7√3 है, आप मुझे बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? बड़ा बड़ा अजीब अजीब सा डाटा ले रहे हैं। 2.4√3 है, 7√3 है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये वाली भुजा कितनी होगी? जल्दी से
आपको भी सर यहाँ पे आपने कोई पाइथागोरस थ्योरम तो वो तो ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, तो आप क्या लो, रेशियो लो। अब बताओ √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, देखो √3 की गुणा यहाँ भी है, √3 की गुणा यहाँ भी है, तो यहाँ भी √3 की गुणा तो होगी, यहाँ भी √3 की गुणा तो होगी भाई, √3 की गुणा यहाँ भी है, √3 की गुणा यहाँ भी है, तो √3 तो यहाँ भी आना चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको 2.4, ये दिख रहा है आपको 7, 2.4 और 7 का मुझको लेना है रेशियो, 2.4 और 7 का रेशियो लेना है। बताओ 2.4 और जब मैं 7 का रेशियो लूंगा, अनुपात ले लिया, आप इन दोनों बुझाओ, अनुपात ले लिया करो, किससे जा रहा है ये चला गया मेरे दोस्तों 12 और ये आ गया 35, 12-35 आ गया मेरे दोस्तों, बहुत से। जब मैंने 2.4 और 7 का रेशियो लिया तो रेशियो 12-35 आ गया, यानी कि बच्चों यहां पर 12-35 37 का ट्रिपलेट लग रहा है, यहां पर 12-35 37 का ट्रिपलेट लग रहा है, 12-35 37 का। यहां पे जो ट्रिपलेट लग रहा है 12-35 37 का ट्रिपलेट लग रहा है। बस क्या हो कर दिया, यहां पे 12 दूनी 24 हो रहा है, 0.2 से गुणा कर दिया, 0.2 से गुणा कर दिया। 12 की 0.2 में गुणा करेंगे 2.4 आएगा, 35 की 0.2 में गुणा करेंगे 7 आएगा, 35 दूनी 70 और 0.2 की 37 में गुणा करेंगे 7.4, यानी कि ये भुजा जो होगी 7.4 √3 होगी, 7.4 √3। पहले आपको ट्रिपलेट पहचानना पड़ेगा कि यहां पे ट्रिपलेट लग कौन सा रहा है। और आप देखो ट्रिपलेट का कितने गुना कर दिया हमने, जब रेशियो लिया 2.4 और 7 का जब अनुपात लिया तो अनुपात लेने पर क्या आया, दशमलव से यहाँ 0 बढ़ जाती है, 12 रेशियो 35, 12-35 37 ट्रिपलेट होता है। तो मुझे पता चला कि यहाँ 12-35 37 का ट्रिपलेट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में 12 थोड़ा है तो 2.4 है, यहाँ 35 थोड़ा 7 है। बताओ कितने गुना, 12 में किससे गुणा करें कि 2.4 आए, 12 में किससे गुणा करें कि 2.4 है, 0.2 से, 12 गुणा 0.2 2.4, 35 गुणा 0.2 7 और 37 गुणा 0.2 7.4। ठीक है, समझ में आया? ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? हाँ जी, ओके। सिंपल सा मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, ये बताओ ये कितना होगा मेरे दोस्तों? ये भुजा 1300 है, 1300, ये मेरे दोस्तों 1440 है, और आपसे पूछा गया कि ये वाली भुजा कितनी होगी। 1300 है, ये 1440 है, ये वाली भुजा कितनी होगी? बताओ फटाफट, आपको बताना। ये 1300 है, ये 1440 है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि ये वाली भुजा कितनी होगी, फटाफट। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने में ही हमको नानी याद आ जाएगी, है ना भाई। तो भैया मैंने कैसे कहा कि आप पहले रेशियो ले लिया करो, ये 1300 और 1440 का अनुपात, पहले आप रेशियो ले लिया करो। रेशियो तो लेना आप जानते हो ना भाई, जानते हो ना ये। आप कहोगे हाँ जी सर, 0 से 0 कट जाएगा, इसे कट रहा है 2 से 65 बार, 2 से कट रहा है 72 बार, यानी कि 65-72 यहाँ पे दिखाई दिया मुझे। तो भाई 65-72 का कौन सा ट्रिपलेट है, ये रहा, ये 65-72 है, तो कितना आ जाएगा जी 97। तो 65-72 मेरे दोस्तों यहाँ पे ट्रिपलेट लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने अनुपात लेके ये पहचाना कि यहाँ पे ट्रिपलेट कौन सा लग रहा है, 65-72 ये मैंने पहचान लिया। लेकिन यहाँ 65-72 थोड़ा ना लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 65 की किसमें गुणा करें कि 1300 आ जाए, 20 गुना, 65 का 20 गुना लिखा हुआ है मेरे प्यार भाई, 20 गुना, 65 दूनी 130, ठीक है, तो 20 गुना कर रखा है, 65 का 20 गुना 1300, 72 का 20 गुना 1440, तो यहाँ भी 97 का 20 गुना आएगा। 97 का 20 गुना क्या होता है, 1800 और 140 1940, तो 1940 मेरे दोस्तों यहाँ पे इसका कर्ण आएगा। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं, 1940। ठीक है बेटे, कोई दुख तकलीफ परेशानी? ठीक है, तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दिए कि कैसे आप मेरे दोस्तों ट्रिपलेट, इन बेसिक ट्रिपलेट से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी कर पाओगे। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर सेकंड चीज मुझे आपको पढ़ानी है। देखो मुझे अच्छी तरीके से पता है बच्चे को कहां डाउट आएगा और बच्चा कितना कमजोर और मूर्ख है, मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने आपसे पूछ लिया कि ये वाली भुजा 40 है, ये 9 है, आप मुझे बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी, जल्दी से बताइए। सेकंड केस देखना आप कैसे कैसे आंसर बताओगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये 40 है बेटा, ये 9 है, तो मेरा सवाल है कि बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी। हमें अच्छी तरीके से पता है, मुझे पता है कि तुमको कहां डाउट है और तुम कितने बेकार बालक हो, है ना। 65-72 था नारायण सिंह जी, है ना। सब लोगों ने देखा कि भाई 9 40, तो तीसरी भुजा क्या बची, 41 है ना, ये आपका 41 आ जाए। सब बच्चों का आंसर कितना आ रहा है, 41। कितने कितने बेकार बालक हो, शर्म नहीं आ रही तुमको, गंदे गंदे बालको है, गंदे गंदे। इधर आ जा। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज में होता है लंब, आधार और कर्ण। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो 90 डिग्री के सामने वाली होगी। अब मैंने आपसे, देखो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे करता है ना, मुझे पता बच्चे कितने खराब हैं। बट ट्रिपलेट आपको याद है, आपने बस एक चीज याद कर ली, 9 40 41। बेटे ट्रिपलेट याद करने का मतलब ये नहीं कि कॉमन सेंस दुकान के बाहर रख दो। 9 40 41 तो तब लगा पाएंगे जब कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या 41, जब 41 आपका कर्ण हो। अगर बेटे सवाल ये होता कि ये 9 है, कर्ण 41 है, तब ना जाके आप ये भुजा 40 बताते, सबसे बड़ी भुजा तो 41 होती, सबसे बड़ी भुजा 41 होनी चाहिए, हाइपोटेनियस। ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्ण 40 हो और ये भुजा 41 हो? ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता भाई, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो प्रकृति के विपरीत चला गया। बताइए,
अरे भाई 90 डिग्री के सामने 40 है, 9 41 कैसे हो जाएगा? वो तो तभी लगता ना जब आपका हाइपोटेनस 41 होता, ये 9 होता मेरे प्यारे भाई, तब ये 40 आता। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट मेरे दोस्तों तभी ये काम करेंगे जब यहाँ सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बनाया जाए। जैसे 5 सबसे बड़ी भुजा तो 5 कर्ण होना चाहिए, 13 सबसे बड़ी भुजा 5 12 13 में 13 कर्ण होना चाहिए, 7 24 25 में सबसे बड़ी भुजा 25 है तो 25 कर्ण होना चाहिए, 8 15 17 में सबसे बड़ी भुजा 17 है तो 17 कर्ण बनना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो बेटा यहाँ पे हमको निखट बेसिक पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल छोटे बालक की तरह, एकदम छोटे छोटे मासूम बालक की तरह हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। 90 डिग्री के सामने बेटे 40 है और ये 9 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये कितना आएगा? तो √40 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग होगा। ऐसे निकालते हैं। अगर कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण के वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दूंगा तो भुजा आ जाएगी। बताइए, ये समझा है मैंने आपको? बेसिक ये लिखा हुआ है, कर्ण के वर्ग में से दी हुई भुजा का वर्ग घटा दोगे तो अगली भुजा आ जाएगी जो निकालनी है आपको। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम। कहाँ गया भाई? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक जो है लगाना पड़ेगा। तो 40 के वर्ग में से 9 का वर्ग घटाएंगे क्या होता है? 40 का वर्ग होता है 1600, 1600 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा? √1519। तो इस भुजा की जो वैल्यू है √1519 होगी, और ऐसी वैल्यू होती है भुजाएं की, मानो मेरी बात, ठीक है? तो ये आपका डाउट था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? ये डाउट आपको नहीं पता था, मुझे पता था। हाँ जी, क्लियर है? तो ये ट्रिपलेट तभी लगाएंगे जब हम यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बना के दिया गया हो, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस यहाँ पे बनता है, देखो बेसिक ट्रिपलेट आता है आप तुरंत कर लोगे, बेसिक ट्रिपलेट से बनाए गए ट्रिपलेट आता है आप तुरंत कर लोगे, ठीक है मेरे दोस्तों? वरना पाइथागोरस थ्योरम तो जिंदाबाद है ही, ठीक है ना? आगे चलें। जरूरी थोड़ा ना कि आपको हर सवाल में जो है ट्रिपलेट लगे ही लगे, जरूरी थोड़ा ना मेरे दोस्तों कि हर सवाल में ट्रिपलेट लगे ही लगे। अब जैसे हम आपसे पूछते हैं, जैसे बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि ये भुजा जो है आपकी, ये भुजा जो है वो 14 है, बच्चों ये वाली भुजा जो है वो 21 है। आपसे मैं पूछता हूँ कि बताओ ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण क्या हो? तो जवाब दीजिए। हमने आपसे पूछा कि भाई समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 14 है, ये भुजा 21 है, तो बताइए ये कितना होगा? जल्दी से आप मुझे जवाब दो, जल्दी से। भाई 14 21 तो कोई ट्रिपलेट ही नहीं है। अगर मैं 14 21 का रेशियो लूंगा तो 7 से कटेगा 2 3, 2 रेशियो 3 में कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा। तो भाई ये कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो फिर मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। भाई हाइपोटेनस की लंबाई कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हमको बेसिक से जाना पड़ेगा, इसलिए नियम शॉर्ट ट्रिक सब फेल हो जाता है, बेसिक कभी फेल नहीं होता, हमेशा पता होना चाहिए। ये 14 है 21, तो पाइथागोरस थ्योरम से वाली भुजा कितनी आ जाएगी? √14 का वर्ग जमा 21 का वर्ग, √14 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग, ये आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी कैलकुलेशन करोगे तो मुश्किल रहेगी कैलकुलेशन, है ना? √14 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 14 का वर्ग 196, 21 का वर्ग होता है 441, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 7 9 4 13 का 3 और ये 6 √637, तो ये आ जाएगा √637। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात बताओ, आप बहुत जल्दी इस चीज को कर सकते हैं, बहुत जल्दी, इतना भी आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, सॉल्व करके लिख सकते हैं। इससे मुझे निकालना है, ये 21 है बेटा, ये 14 है। 21 और 14 दोनों ही संख्या किससे कट रही है? दोनों ही नंबर 7 से कट रही है, दोनों ही संख्याएं 7 से कट रही है, 7 से। तो 7 से देखो 21 को क्या लिख सकते हो आप? 21 को लिख सकते हो 7 से 21, दोनों में 7 कॉमन है। 14 को क्या लिख सकते हो? 7 दूनी 14। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों ही संख्याएं 7 से कट रही है, दोनों में 7 कॉमन है। अब एक बात गौर से देखो, देखो बच्चों 7 की गुणा यहाँ भी हो रही है, 7 की गुणा यहाँ भी हो रही है, 7 की गुणा लंब में भी है, 7 की गुणा आधार में भी है, तो हाइपोटेनस में भी 7 की गुणा होगी, हाइपोटेनस में भी 7 की गुणा होगी। और मेरे दोस्तों केवल आप इस पे पाइथागोरस लगा लो, 2 पे और 3 पे, केवल आप 2 और 3 पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, केवल आप 2 पे और 3 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये 90 डिग्री है, अगर ये 2 है 3 है तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 9 13, तो 7 √13। तो हाइपोटेनस की जो लंबाई आ जाएगी वो 7 √13 आ जाएगी। बहुत जल्दी आप कर पाए और कम से कम कैलकुलेशन में कर पाए। 7 √13, मुझे लगता है मेरे सारे भाई बहुत प्यार से, बहुत प्रेम भाव से इस बात को समझ पाए हैं। 7 √13, ठीक है बच्चे? क्लियर? किसी को कोई परेशानी नहीं? भाई जो नंबर कॉमन है पहले आप उस नंबर को कॉमन ले लीजिए। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछता हूं, आपसे एक एग्जांपल और पूछते हैं कि जैसे भाई ये है भुजा 32 और ये वाली भुजा है मेरे दोस्तों 24, और हमने आपसे पूछा कि बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? ये 32 है, ये 24 है, तो ये सवाल है कि ये वाली भुजा कितनी होगी? अरे भाई आकाश भूल जाओ, अभी परपेंडिकुलर और बेस जो कोण के आधार पे मानते हैं, किस कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं? अभी यहाँ कोण का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है भाई? कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस बन सकता है आकाश जी। ये 32 है, ये 24 है, ये कितनी होगी? भाई ये कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, ये कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा। अब हमारे पास क्या बचा इसको सॉल्व करने का? पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एग्जैक्ट लगाएंगे, तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। कैलकुलेशन कम करने का तरीका क्या है कि भाई 32 और 24 दोनों नंबर किससे कट रहे हैं बेटे? 8 से कट रहे हैं, 8 से कट रहा है। ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, और ये 24 भी 8 से कट रहा है, 8 3 24, 8 चौक 32, ये 24 भी 8 से कट रहा है, 8 3 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ बच्चों, यहाँ भी 8 से गुणा हो रही है, यहाँ भी 8 से गुणा हो रही है, तो यहाँ भी तो 8 से गुणा होनी चाहिए, यहाँ भी तो 8 से गुणा होनी चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ भी 8 से गुणा हो रही है, यहाँ भी 8 से गुणा हो रही है, तो यहाँ भी 8 से गुणा होनी चाहिए, हर पूरे सिस्टम में 8 से गुणा हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। केवल आपको ये 90 डिग्री का कोण है, केवल आपको 4 और 3 पे लगाना है पाइथागोरस। आप बताओ 90 डिग्री के सामने 4 है, ये 3 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा? 90 डिग्री के सामने 4 है, 3 है, कितना आएगा? तो √4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने 4 है, 3 है, तो ये क्या आएगा भैया? ये वाली तो हम लेग्स निकाल लेना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 घटाएंगे 7 √7, ये भुजा 8 √7 हो जाएगी, 8 √7। ले फिर भी 8 × 5 बता रहा बालक, 8 √7 होगा बेटे, 7। 3 4 5 नहीं लगेगा यहाँ पे ट्रिपलेट, 5 3 4 5 तब लगता है जब 5 होता।
ठीक है भैया, तो ये भुजा जो आएगी 8 रूट 7 आ जाएगी। मुझे लगता है हर भाई को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। हाँ जी, ओके चलिए। तो बच्चों ये थी आज की आपकी पहली क्लास, जिसमें मैंने आपको बहुत धीरे धीरे ये बताया कि भाई त्रिकोणमिति में 90 समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। लंब बेस कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं, ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल कैसे करना है और जल्दी जल्दी भुजाएं कैसे निकाली जाती है, ये मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया। आज को हम यही विश्राम देते हैं मेरे दोस्तों। इसके आगे जो है कल की क्लास में मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक समझाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज इतना ही छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है भाई, रिवीजन करके जरूर आइएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। जो भी मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं एग्जांपल से, भरपूर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कहानी में मैं कितना भी कहता रहूं, कितना भी फॉर्मूले लिखवा दूं, तब तक आपको याद नहीं होंगे। आप उनका इस्तेमाल तब तक नहीं सीखोगे जब तक आपको बहुत सारे एग्जांपल ना करवाए जाएं। तो मैं एग्जांपल्स बहुत करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये प्रैक्टिस से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, आज इतना ही।